गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो बेटा सभी। देखिए बेटा, अपना 17वां चैप्टर जो है श्वसन व गैसों का विनिमय ये चल रहा था, जिसमें अपनी 3 क्लासें पूरी हो गई थी। और तीसरी जो क्लास थी, उस तीसरी क्लास में जो अपना लास्ट टॉपिक था वो था O2 का परिवहन, कि ऑक्सीजन जो है उसका परिवहन कैसे होता है, ये हमने पढ़ लिया था। अब आज जो अपना टॉपिक है वो है CO2 का परिवहन। CO2 जो है उसका परिवहन कैसे होता है ये देखना है। O2 का जो परिवहन है वो हमने कर लिया था। अब आता है CO2 का परिवहन, कि CO2 का परिवहन किस प्रकार होता है। देखिए बेटा, CO2 का जो परिवहन है, देखिए बेटा आपने क्या पढ़ा था, O2 का जो परिवहन पढ़ा था वो कैसे पढ़ा था कि वायु जो कूपिका होती है, उस वायु कूपिका से O2 का परिवहन जो है ये होता है उत्तकों तक। वायु कूपिका जो है उससे O2 का जो परिवहन होगा वो कहां से कहां होगा, वायु कूपिकाओं से कहां तक होता है, O2 तक होता है, नहीं मतलब उत्तक तक होता है। अब हमें CO2 का परिवहन पढ़ना है, तो CO2 का जो परिवहन होगा वो CO2 का परिवहन कहां से होगा, उत्तक जो है उनसे वायु कूपिकाओं की ओर होता है। ये बात अपने को अच्छे से याद रखनी है कि O2 का परिवहन वायु कूपिकाओं से कहां होगा, उत्तक की ओर। और CO2 का जो परिवहन है वो उत्तक से वायु कूपिकाओं की ओर होता है, क्योंकि CO2 कहां बनती है, कोशिकाओं या उत्तकों में बनती है। जैसे ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनेगी, CO2 बनेगी। अब इस CO2 को बाहर निकालना है तो उत्तकों से CO2 को वायु कूपिकाओं में छोड़ा जाएगा, फिर फेफड़ों के या श्वसन मार्ग के द्वारा उसे शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाएगा। ठीक है बेटा, तो CO2 का परिवहन कहां से कहां तक होगा। पहली बात तो ये बेटा, उत्तक जो है उनसे कहां होगा, वायु कूपिकाओं की ओर। उत्तक से वायु कूपिकाओं की ओर CO2 का परिवहन होता है। अब वो परिवहन कैसे होता है वो देखना है। सबसे पहले हम लेते हैं नंबर 1 पर, CO2 जो है उसका 20 से 25% जो परिवहन है वो आपने पढ़ा है कि RBC के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बेटा, RBC के द्वारा। ठीक है यहां तक। अब कैसे होता है ये देखना है। देखिए बेटा, उत्तक में CO2 बनती है और उत्तक में CO2 बनने के कारण उत्तक में PCO2 का मान उच्च होता है। PCO2 का मान कितना होता है, उच्च होता है। 40 उत्तक जो होते हैं उसमें PCO2 कितनी होती है बेटा, 45 mmHg होती है। और रक्त जो है उसमें कितनी होती है, 40 होती है। तो उत्तकों में PCO2 यानी CO2 जो है उसका आंशिक दाब अधिक होता है। वो कितना है, उत्तकों में 45 mm, और रक्त है उसमें कितना है, 40 mm। कहने का मतलब ये हुआ कि उत्तकों में उच्च PO2 होती है और निम्न O2 होती है। क्या होगी बेटा, निम्न PO2 होती है और उच्च PCO2 होती है। किसमें होती है, उत्तकों में। और उत्तकों में उच्च PCO2 होने के कारण ये CO2 जो है ये RBC में उपस्थित हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है। उत्तकों में बेटा ध्यान देना, उत्तकों में उच्च PCO2 होती है, यानी उत्तकों में CO2 का आंशिक दाब अधिक होता है, जिससे CO2 किससे जुड़ेगी, हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है। और क्या बनाती है, कार्ब एमिनो
हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। क्या बनाएगी बेटा? कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन जो है उसका निर्माण होता है। कहां? उत्तकों में। क्यों होता है? क्योंकि उत्तकों में PCO2 यानी CO2 का आंशिक दाब अधिक होता है, जिससे CO2 हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगी और बनाएगी कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। अब ये कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन जो है ये अब कहां पहुंचता है? वायु कूपिकाओं में पहुंचता है। और वायु कूपिकाएं जो हैं उसमें होती है निम्न PCO2। ये किसमें है? वायु कूपिकाओं में। वायु कूपिकाओं में क्या मिलेगी? निम्न PCO2। और उत्तकों में क्या मिलती है? उच्च PCO2 मिलती है। तो कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन युक्त रक्त अब कहां पहुंचेगा? वायु कूपिकाओं में। तो वायु कूपिकाओं में क्या है बेटा? निम्न PCO2 है। और निम्न PCO2 होने के कारण कार्ब हीमोग्लोबिन जो है इसका वियोजन हो जाता है। क्या हो जाएगा? वियोजन यानी विखंडन। तो क्या बनेगी? CO2 प्लस हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। और वो CO2 जो बनी है ये कहां चली जाएगी? वायु कूपिकाओं में चली जाती है। तो ये पहला परिवहन है CO2 का। 20 से 25% CO2 का परिवहन RBC करता है। कैसे करेगा? जो उत्तक है उन उत्तकों में उच्च PCO2 होती है। इसका मतलब उत्तकों में CO2 का आंशिक दाब अधिक होता है, जिससे वो CO2 हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है। हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बनाती है। अब ये कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन युक्त रक्त कहां पहुंचेगा? वायु कूपिकाओं में। वायु कूपिकाओं में क्या है? निम्न PCO2 है। और निम्न PCO2 का मतलब CO2 का आंशिक दाब कम है, जिसके कारण कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन का वियोजन हो जाएगा और CO2 और हीमोग्लोबिन बनेगा। और ये CO2 वायु कूपिकाओं में आ जाएगी, जिसे निःशोषण के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है बेटा? तो ये हो गया CO2 का परिवहन जो है किसके द्वारा? RBC के द्वारा। कितने प्रतिशत है ये? 20 से 25% CO2 का परिवहन होता है। एक बार बेटा मैं इसको मिटा देता हूं। ये तो हो गया अपना RBC के द्वारा। अब दूसरा CO2 का जो परिवहन है आपने पढ़ा होगा, पहले भी मैंने ये बताया था कि CO2 का जो परिवहन है, अधिकांश परिवहन है, वो किस रूप में होता है? तो नंबर 2 पर लेते हैं। देखिए बेटा, लगभग 70% CO2 जो है उसका परिवहन किस रूप में होता है? बाई कार्बोनेट के रूप में होता है। किस रूप में होगा? बाई कार्बोनेट के रूप में होता है। अधिकांश, या मैं ये कह सकता हूं कि लगभग 70% CO2 का परिवहन किसके रूप में? बाई कार्बोनेट के रूप में होता है। कैसे होता है? देखिए बेटा, उत्तक जो होते हैं उन उत्तकों में उच्च PCO2 होती है, यानी उत्तकों में CO2 का आंशिक दाब अधिक होता है, जिसके कारण ये CO2 जो है ये रक्त में उपस्थित जल से क्रिया करती है। जल, रक्त में जो जल है उससे क्या करती है? क्रिया करती है। और ये एक विशेष एंजाइम की उपस्थिति में करती है, जिसे बोला जाता है कार्बनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम है, इसकी उपस्थिति में CO2 जल से क्रिया करके बनाती है H2CO3 यानी बाई कार्बोनेट का निर्माण करती है। कब करेगी?
जब उत्तकों में उच्च PO2 होगी, यानी PO2 का आंशिक दाब अधिक होगा, उस समय ये कार्य करती है। ठीक है बेटा, कैसे कार्य करेगी कि CO2 रक्त में उपस्थित जल से क्रिया करेगी, किसकी उपस्थिति में? कार्बनिक एनहाइड्रेज की उपस्थिति में क्रिया करती है, और H2CO3 यानी बाइकार्बोनेट का निर्माण करती है। अब ये बाइकार्बोनेट उत्तकों से होता हुआ कहां पहुंचेगा? वायु कूपिकाओं में। वायु कूपिकाएं जो है उनमें क्या है? निम्न PCO2 है। CO2 का आंशिक दाब वायु कूपिकाओं में क्या होता है? कम होता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा कि जो बाइकार्बोनेट है इसका वियोजन हो जाएगा। किस में हो जाएगा? CO2 और जल में। और ये CO2 कहां छोड़ दी जाएगी? वायु कूपिका जो है उसमें छोड़ दी जाती है, जिसके कारण जो है 70% CO2 का क्या होगा? परिवहन होगा। कैसे होगा? इसको बेटा एक बात दोबारा समझना कि 70% CO2 का परिवहन होता है बाइकार्बोनेट के रूप में। उत्तकों में उच्च PO2 होने के कारण उत्तकों में निर्मित जो CO2 है वो रक्त में उपस्थित जल से क्रिया करती है। किसकी उपस्थिति में? कार्बनिक एनहाइड्रेज की उपस्थिति में। और क्या बनाती है? H2CO3 यानी बाइकार्बोनेट जो है उसका क्या होता है? निर्माण होता है। अब ये बाइकार्बोनेट युक्त रक्त जो है अब कहां पहुंचेगा? वायु कूपिकाओं में आएगा। वायु कूपिकाओं में स्थिति उल्टी है, जहां पर निम्न PCO2 है, और निम्न PCO2 होने के कारण जो बाइकार्बोनेट है उसका विखंडन हो जाएगा, वियोजन हो जाएगा। किस में? CO2 व H2O में। और CO2 कहां उत्सर्जित कर दी जाएगी? वायु कूपिकाओं में कि, और जिसे हम श्वास छोड़ते समय यानी निःश्वसन के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये है CO2 का परिवहन। 20 से 25% RBC करेगी और 70% बाइकार्बोनेट के रूप में CO2 का परिवहन होगा। कैसे, किस दिशा में होगा? उत्तकों से वायु कूपिकाओं की ओर। और O2 का परिवहन वायु कूपिकाओं से उत्तकों की ओर, और CO2 का उत्तकों से वायु कूपिकाओं की ओर होता है, जिसमें RBC जो है वो भाग लेती है और बाइकार्बोनेट के रूप में इसका परिवहन होता है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया O2 और CO2 जो है उसका परिवहन। ठीक है बेटा, यहां तक इसको मिटा देता हूं। ये परिवहन अपना जो है ये कंप्लीट हो गया। अब जो है हम पढ़ेंगे कि श्वसन जो है उसका नियंत्रण कैसे होता है, कि हमारे शरीर में श्वसन की जो क्रिया होती है, जैसे अंतः श्वसन होता है, निःश्वसन होता है, ये जो क्रियाएं हैं इनका नियंत्रण कैसे होता है। एक बार मिटा देता हूं बेटा मैं इसको पूरा। ठीक है बेटा, ये हो गया अपना गैसों का परिवहन हो गया, O2 का हो गया, CO2 का हो गया। अब अपना जो टॉपिक है वो है श्वसन। श्वसन का नियंत्रण। श्वसन जो है उसका नियंत्रण कैसे होता है। हमारे शरीर में जो श्वसन की जो क्रिया होती है उसका नियंत्रण कैसे होता है वो पढ़ना हमें। देखिए बेटा, श्वसन का जो नियंत्रण है वो तंत्रिका तंत्र जो है उसके द्वारा होता है। श्वसन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है बेटा?
तंत्रिका तंत्र। हमारा जो तंत्रिका तंत्र जिसमें मस्तिष्क आता है, वो तंत्रिका तंत्र जो है ये हमारे श्वसन पर नियंत्रण करता है। अब वो कैसे करता है, देखिए बेटा, हमारा जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क जो है, इस मस्तिष्क के मेंडुला भाग में, मेंडुला आंवलागेटा जिसे हम बोलते हैं, मेंडुला भाग जो है इसमें उपस्थित होता है श्वसन लय केंद्र। क्या उपस्थित होता है बेटा? श्वसन लय केंद्र जो है ये उपस्थित होता है। कहां उपस्थित है? मस्तिष्क के मेंडुला भाग में श्वसन लय केंद्र उपस्थित होता है। और ये श्वसन लय केंद्र जो है ये श्वसन की क्रिया पर नियंत्रण करता है। हमारे शरीर में जो श्वसन की क्रिया है उस पर नियंत्रण कौन करेगा? श्वसन लय केंद्र करता है। ठीक है बेटा। इसके अलावा ये जो है, इसके अलावा मस्तिष्क का एक भाग और है, पोन्स। पोन्स जो है उसमें उपस्थित होता है श्वास केंद्र। और ये श्वास केंद्र जो है ये श्वसन लय केंद्र जो है इसमें सुधार करने का कार्य करता है। श्वसन लय केंद्र में सुधार करने का कार्य कौन करेगा? श्वास केंद्र। श्वास केंद्र कहां स्थित है? पोन्स में स्थित है। भाई हमारे श्वसन की जो क्रिया है उस पर नियंत्रण कौन कर रहा है? तंत्रिका तंत्र कर रहा है। ठीक है। अब तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग कर रहा है कि मस्तिष्क में उपस्थित मेंडुला आंवलागेटा जो है उसमें उपस्थित होता है श्वसन लय केंद्र। और यह श्वसन लय केंद्र श्वसन की क्रिया पर नियंत्रण करता है। ठीक है बेटा। उसके अलावा यानी इसके अलावा जो है मस्तिष्क के पोन्स भाग होता है मस्तिष्क का, उसका जो श्वास केंद्र है ये श्वसन लय केंद्र में सुधार करने का कार्य करता है। और ये दोनों केंद्र आपस में मिलकर अंतः श्वसन की जो क्रिया है और निश्वसन की जो क्रिया है उस पर नियंत्रण करते हैं। अंतः श्वसन की क्रिया पर भी नियंत्रण करते हैं और निश्वसन की जो क्रिया है उस पर भी नियंत्रण किया जाता है इसका। ठीक है। दोनों केंद्र करेंगे। मुख्य रूप से श्वास लय केंद्र होता है, इसमें सुधार कौन करेगा? श्वास केंद्र, जो कहां पाया जाता है? पोन्स में पाया जाता है। ठीक है बेटा। तो ये हो गया हमारा श्वसन की जो क्रिया है उस पर नियंत्रण। ये दोनों केंद्र मिलकर अंतः श्वसन पर भी नियंत्रण करेंगे और निश्वसन जो है उस पर भी नियंत्रण करते हैं। ठीक है बेटा। ये हो गया अपना। अब जो है ये जो चैप्टर है इसका एक लास्ट टॉपिक बचता है और वो लास्ट टॉपिक है श्वसन संबंधी विकार। यानी जो श्वसन है उसमें ऐसे कौन कौन से रोग या विकार उत्पन्न हो जाते हैं वो हमें देखने हैं। तो अपना टॉपिक है श्वसन संबंधी विकार या रोग कह सकते हैं, एक ही बात है। श्वसन संबंधी विकार या रोग, यानी श्वसन से संबंधित कौन कौन से रोग आते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है दमा, जिसको हम अस्थमा भी बोलते हैं। दमा या अस्थमा। देखिए दमा या अस्थमा क्या है कि श्वसनी शोथ के कारण, श्वसनी जो शोथ होती है ये आगे बताएंगे ये क्या है। श्वसनी शोथ के कारण जब श्वास लेते हैं तो घराट उत्पन्न होती है, साथ में ही श्वास लेने में कठिनाई होती है।
दमा में क्या होता है कि श्वसनी शोथ होने के कारण, श्वसनी शोथ आगे बताएंगे, श्वसनी शोथ होने के कारण क्या होता है कि घरघराहट होती है गले में और श्वास लेने में क्या होती है, कठिनाई होती है। तो वो स्थिति दमा कहलाती है, जो किसके कारण होती है, श्वसनी शोथ के कारण होती है। अब श्वसनी शोथ क्या है, तो दूसरा जो रोग है वही है अपना श्वसनी शोथ, दूसरा है श्वसनी शोथ। देखिए बेटा, श्वसनी शोथ में क्या होता है कि जो हमारी श्वसनी होती है, श्वसन तंत्र का जो भाग है श्वसनी, इस श्वसनी में सूजन आ जाती है। श्वसनी में क्या आ जाती है, सूजन। जैसे आपने पढ़ा होगा कि ये श्वास नली है जो फेफड़ों में जाकर दो भागों में बढ़ जाती है। ये दोनों भाग जो है ये श्वसनी कहलाते हैं। ये वाला भाग, ये वाला भाग क्या कहलाता है, श्वसनी कहलाता है। और इस श्वसनी में क्या आ जाती है, सूजन। और सूजन आने से जो व्यक्ति है या रोगी है उसको लगातार खांसी आती है। भाई जो श्वसनी है उस श्वसनी में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है, यानी श्वास लेने में कठिनाई होती है, जिससे व्यक्ति को बार बार क्या आती है, खांसी आती है। ठीक है, तो वो है श्वसनी शोथ, यानी श्वसनी में सूजन आना और बार बार खांसी चलना। ठीक है बेटा। अब तीसरा जो रोग है, विकार है, वो लेते हैं, वो है वात स्फीति। वात स्फीति, देखिए बेटा वात स्फीति क्या है कि वात स्फीति में जब कोई व्यक्ति अधिक धूम्रपान करता है, कोई व्यक्ति अधिक धूम्रपान करता है, तो अधिक धूम्रपान करने से वायु कूपिकाएं जो है ये क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। वायु कूपिकाएं क्या हो जाती हैं बेटा, क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। और क्षतिग्रस्त होने के कारण जो है गैसों के विनिमय जो है उसकी सतह कम हो जाती है। गैसों के विनिमय की सतह क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे आपने पढ़ा होगा भी वायु कूपिकाएं जो हैं ये श्वसन का स्थल होती हैं, और यहां पर वायु कूपिकाएं क्या हो गई, क्षतिग्रस्त हो गई है। क्षतिग्रस्त होंगी तो गैसों की विनिमय की जो सतह है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाती है, जिससे गैसों का पूर्ण रूप से परिवहन नहीं हो पाता है। वो स्थिति वात स्फीति कहलाती है, जो किस कारण होती है, अधिक धूम्रपान करने से, या सीधा कह सकते हो धूम्रपान करने से ये रोग उत्पन्न होता है, जिसमें वायु कूपिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। ठीक है बेटा, ये हो गया चौथा। तीसरा और नंबर 4 पर लेते हैं, जो लास्ट है वो है व्यावसायिक श्वसन रोग। व्यावसायिक श्वसन रोग, देखिए बेटा व्यावसायिक श्वसन रोग क्या होता है कि वे व्यक्ति जो पत्थर की घिसाई से संबंधित उद्योगों में काम करती हैं, जैसे सीमेंट उद्योग है या और भी कोई पत्थर से घिसाई से संबंधित जो उद्योग है, जहां पर पत्थरों की पिसाई या कटाई होती है, तो उन उद्योगों में जो काम करते हैं लोग, उनमें क्या होता है कि पत्थर के सूक्ष्म कण, पत्थर जो है उनके सूक्ष्म कण लगातार श्वास के द्वारा शरीर में प्रवेश करते जाती हैं। जैसे श्वास लेते हैं वो सूक्ष्म कण है, और ये श्वास के द्वारा हमारे श्वसन तंत्र में प्रवेश करते जाते हैं, और जिसके कारण क्या होता है कि शरीर में रेशिए उत्तकों का निर्माण होता है तेजी से। रेशिए जो उत्तक हैं उनका निर्माण होता है तेजी से, जिससे जो मुख्य रूप से हमारा जो श्वसन तंत्र है
या फेफड़े जो हैं ये प्रभावित होते हैं। इस जब रेशीय ऊतक बनते हैं तो फेफड़ों पर बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ता है, और उस हानिकारक प्रभाव पड़ने से जो रोग उत्पन्न होता है उसे व्यावसायिक श्वसन रोग कहा जाता है। यानी वे लोग जो पत्थर की घिसाई से संबंधित उद्योगों में काम करते हैं, उनमें क्या होता है कि पत्थरों के सूक्ष्म कण श्वास के द्वारा श्वसन तंत्र में प्रवेश करते रहते हैं, जिससे रेशीय ऊतक बनेंगे, और रेशीय ऊतकों के कारण फेफड़ों को बहुत अधिक हानि होती है, जिससे उत्पन्न रोग व्यावसायिक श्वसन रोग कहलाता है। और इसका जो बचाव है भाई, कैसे इसका बचाव किया जाए, तो बचाव जो है उसके लिए ऐसे व्यक्ति जो हैं उनको मुखावरण या आप ये कह सकते हैं कि मास्क का उपयोग करना चाहिए। किसका उपयोग करना चाहिए? मास्क जो है उनका उपयोग करना चाहिए, ताकि पत्थरों के जो सूक्ष्म कण हैं वो शरीर में प्रवेश न कर सके। ठीक है बेटा, तो ये थे अपने श्वसन संबंधी विकार या रोग, जिसमें आपने दमा पढ़ा, श्वसनी शोथ, वात स्फीति और व्यावसायिक श्वसन रोग। ठीक है बेटा, तो ये अपना 17वां जो चैप्टर है श्वसन व गैसों का विनिमय, ये अपना पूरा हो गया। देखिए बेटा, इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि श्वसन की परिभाषा क्या है, श्वसन के प्रकार क्या है, जीवों में कौन कौन से श्वसन अंग पाए जाते हैं। फिर हमने पढ़ा मानव का श्वसन तंत्र पढ़ा हमने, ठीक है। उसके बाद मानव में श्वसन की क्रिया विधि पढ़ी, यानी अंतः श्वसन पढ़ा, निःश्वसन पढ़ा। फिर उसके बाद हमने श्वसन संबंधी कुछ आयतन व क्षमताएं पढ़ी थी, ठीक है बेटा। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था गैसों का विनिमय कैसे होता है, और फिर हमने पढ़ा था कि O2 का परिवहन कैसे होता है, CO2 का परिवहन कैसे होता है, फिर श्वसन की क्रिया पर नियंत्रण कैसे किया जाता है, और फिर श्वसन संबंधी रोग कौन कौन से हैं। ठीक है बेटा, तो ये अपना 17वां चैप्टर खत्म हो गया, पूरा हो गया। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।